नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एंशियंट हिस्ट्री और उसमें गुप्त एम्पायर चल रहा है। मौर्य एम्पायर हो चुका है, इंडस वैली हो चुका है। अब हम गुप्त एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में उस दिन बहुत मोटी मोटी बातें पढ़ी थी। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे वैसे ही नवरत्न चंद्रगुप्त सेकंड के भी थे। ठीक है। और जो कालिदास, वारामिहिर, ये भी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ही रहते थे। ठीक है। और जो फायान था, जो चीन का एक यात्री था, वो भी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ही आया था। आया 399 एडी में था, गया 414 एडी में था, मतलब 15 ईयर्स वो यहाँ पर रहा था। चीनी यात्री फायान के ने हिंदुस्तान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? यिंतु। ठीक है। चीनी यात्री फायान ने हिंदुस्तान के लिए यिंतु शब्द का प्रयोग किया है। फायान ने कहा था मालवा की जलवायु, मालवा का जो पठार है, सबने सुना होगा। मालवा का जो पठार है उसकी जो जलवायु है वो सबसे स्वच्छ जलवायु है। ठीक है। और भारत को यिंतु किन ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है? चीनी ग्रंथों के अनुसार। क्योंकि जो फायान था उसने हिंदुस्तान को यिंतु कहा था। जो चंद्रगुप्त सेकंड था उसके समय विद्या के प्रमुख केंद्र थे दो। एक तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र तो इम्पोर्टेंट रहा ही है। आप अगर मौर्य एम्पायर में जाओ तब भी इम्पोर्टेंट रहा है, अगर गुप्त एम्पायर में आता तब भी इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है। तो पाटलिपुत्र और उज्जैनी उस समय कहते थे, ये दो प्रमुख केंद्र थे शिक्षा के। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए, अब चंद्रगुप्त सेकंड सबसे पहले तो हम पढ़ चुके थे। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले कौन आया था उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले गुप्त एम्पायर के सारे राजाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आता है श्रीगुप्त। ठीक है। श्रीगुप्त के बाद आता है घटोत्कच। घटोत्कच के बाद आता है चंद्रगुप्त वन। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त वन है। चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त वन अलग है, और चंद्रगुप्त सेकंड अलग है। चंद्रगुप्त वन के बाद आता है समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के दो बेटे होते हैं। पहले तो रामगुप्त बनता है, पर रामगुप्त ठीक नहीं होता, बहुत ही विलासी टाइप राजा होता है, तो इसलिए उसका जो छोटा बेटा है चंद्रगुप्त सेकंड, वो बाद में राजा बनता है। ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आता है गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त के बाद आता है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बारे में श्रीगुप्त के बाद आता है गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त के बाद आता है गोविंद गुप्त के बाद आता है कुमार गुप्त। कुमार गुप्त के बाद समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद भी राजा आते हैं, बट इम्पोर्टेंट राजा नहीं होता। गुप्त एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर होता है, तो समुद्रगुप्त के बाद कोई, सबसे पहले श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त वन, फिर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दो बेटे होते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद गोविंदगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। ठीक है। तो कुमारगुप्त ही था जिसमें समुद्रगुप्त की मुद्राओं में ना गरुड़ था। 6 प्रकार की मुद्राएं थी समुद्रगुप्त की, जिस एक वीणा वाली थी, एक गरुड़ वाली थी। तो गरुड़ वाले में से गरुड़ को हटाकर उसने मयूर की मुद्रा बनवाई। मयूर की मुद्रा बनवाई मतलब उसमें मोर होता था, और मोर के साथ होता था कार्तिक भगवान। कार्तिकेय भगवान का चित्र भी बनवाया था, जो शिवजी जी के पुत्र हैं उनका। महेंद्र द्वितीय और महेंद्र अश्वमेध की उपाधि। ठीक है। महेंद्र द्वितीय और महेंद्र अश्वमेध, देखिए, महेंद्र द्वितीय, महेंद्र अश्वमेध, ये उपाधि कुमारगुप्त को प्राप्त थी। कुमारगुप्त को प्राप्त थी। ठीक है।
अब कुमार, अगर हम ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किस विश्वविद्यालय को आ जाता है? महायान। देखिए, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे, जिसमें से एक महायान भी था। ठीक है, तो जो कुमार गुप्त ने जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, उसमें बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता था, बौद्ध धर्म के लिए बहुत फेमस थी। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसको कहते थे? नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा को कहते थे ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। ठीक है। अब कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी मैं बता चुकी हूँ, समुद्रगुप्त। जो हुणों का आक्रमण हुआ था ना, समुद्रगुप्त ने स्कंदगुप्त। जो हुणों का आक्रमण हुआ था, हुण थे जिन्होंने आक्रमण आके किया था, समुद्रगुप्त के टाइम पर ही किया था। ठीक है, दो अभिलेख है, भीतरी, एक जूनागढ़। ठीक है, जो भीतरी का अभिलेख है, अभिलेख कहता है कि हुणों का आक्रमण समुद्रगुप्त के समय पर हुआ, जबकि जूनागढ़ का अभिलेख ये कहता है समुद्रगुप्त ने हुणों को हरा दिया था। और जूनागढ़ के अभिलेख में हुणों के लिए मलेच्छ शब्द का इस्तेमाल किया गया। जो हुणों का राजा था उसका नाम था कुशनवास। अगर हम भीतरी देखें, दो अभिलेख हैं, एक है भीतरी, ठीक है, दूसरा जूनागढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है। अगर भीतरी अभिलेख पे जाते हैं तो हुणों का जो आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय पर हुआ था। अगर जूनागढ़ के अभिलेख पे जाते हैं तो स्कंदगुप्त ने हुणों को हरा दिया था। जूनागढ़ के अभिलेख में हुणों के लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया है। जो हुणों का जो राजा था उसका नाम था कुशनवास। ठीक है, देखिए, हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि कुछ के बारे में हमें पता है कि हमने कुछ किताबें पढ़ी हैं, लेकिन अब हिस्ट्री एक्चुअली है क्या, ये कोई भी नहीं बता सकता है। क्योंकि हिस्ट्री के अंदर ऐसा होता है कि जितने भी लोगों ने किताबें लिखी हैं तो उन्होंने सिर्फ सरकार की उपलब्धि के बारे में लिखा है, मतलब राजाओं की उपलब्धि के बारे में, एक राजा को अच्छा दिखाया है। ऑब्वियसली जब एक राजा अपनी बात एक किताब में लिखवाएगा तो वो अपनी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहेगा। जो उनकी कमियां हैं वो हम नहीं जानते, तो इसलिए इतिहास हमें नहीं बता सकता कि एक्चुअल में हुआ क्या था। लेकिन जो हमारे पास किताबें, हमें उन्हीं पर ही ट्रस्ट करके चलना पड़ता है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।